नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजनी पर एक बार फिर से स्वागत है। और ये दृष्टि क्विक बुक का कार्यपालिका का टॉपिक चला हुआ है और ये पार्ट 2 है इसका कार्यपालिका का। तो शुरू करते हैं। नोट: राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह राष्ट्रपति का टॉपिक चला हुआ था। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अन्य विधायी कार्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अन्य विधायी कार्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव में शांति, सुशासन व विकास के लिए विनियम बना सकता है। नोट है: राष्ट्रपति पुदुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, पर शर्त सिर्फ यह है कि वह ऐसा तभी कर सकता है जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो अथवा निलंबित हो। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी प्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखना, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के लिए बिना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह भी ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित है जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है। फर्स्ट है यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। सैन्य न्यायालय से दंडित और वे सारे दंड जिसका स्वरूप मृत्युदंड हो। नेक्स्ट है सैन्य शक्तियाँ क्या है। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है एवं जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है। आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में प्रदान किया गया है। या तो राष्ट्रीय आपात हो जो अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जो
356 तथा 365 में और वित्तीय आपात जो 360 आर्टिकल में। राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है? सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। यह शक्ति दो कारणों से दी जाती है। फर्स्ट है, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही है जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है तो उसे रोका जा सके। और यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया है और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया तो उसे सुधारा भी जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अपनी सहमति दे दे, अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले और विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। और ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति इसलिए प्रदान की गई है राष्ट्रपति किसी असंवैधानिक विधान को रोक सके एवं संसद के जल्दबाजी एवं बिना विचार किए विधेयक को देश हित में रोक सके। प्राय विश्व के सभी देशों में कुल 4 प्रकार के वीटो प्रयोग में लाए जाते हैं। राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है जो कि देश में एकता, अखंडता, स्थिरता एवं सहिष्णुता को स्थापित करने के विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करता है। एक तरफ जहाँ वह संसदीय विधेयक के संदर्भ में वीटो शक्ति का प्रयोग कर असंवैधानिक विधानों को रोकने में सक्षम है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से असंवैधानिक विधानों पर रोक लगाता है। क्योंकि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है जो कि संघीय स्वरूप को आधार प्रदान करता है। ऐसे में यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध है। क्या क्या विकल्प उपलब्ध है? विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, अपनी सहमति सुरक्षित रख ले और विधेयक को छोड़कर राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे और विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर ले। यदि किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत निम्न विकल्प है। 201 के तहत क्या विकल्प है? विधेयक पर अपनी सहमति दे, विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रखे, राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास वापस दे। यदि राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन अथवा बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को एक अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है,
परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन अवधि की होती है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती है। फर्स्ट है 123 के अनुसार है ये, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियाँ विद्यमान हो, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन स्तर में न हो, राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है अध्यादेश की अवधि। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निर्नुमोदन कर दे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई जाती है तो ये 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों की होती है। नोट है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने की होती है। राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्णय है? 1970 के आर.सी. कपूर मामले में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को समाप्त कर सकते हैं। संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को और मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को समाधान कर सकते हैं। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ क्या है? सबसे पहले लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना। उससे आगे है परिहार, सजा की मात्रा को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। और नेक्स्ट है विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, जैसे दिव्यांगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण यह लागू होती है। परविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने के लिए। और नेक्स्ट है पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। नोट है, संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल राज्य की विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है और मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि इस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 53 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति है इसमें। और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। 66 में राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करना है और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ हैं।
नेक्स्ट है 74, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करना। और 111 में संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। वार्षिक वित्तीय विवरण, संघीय बजट। और 123 में है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संदर्भ में न्यायालय के क्या निर्णय है। भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति के शक्ति प्रयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं है। जब विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई तब सर्वोच्च न्यायालय ने UN राव मामले में कहा कि राष्ट्रपति वही करेंगे जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सलाह देगा। पुनः 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 74(1) में सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। फिर बाद में पुनः 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकेगा, परंतु अगर मंत्रिपरिषद उसे पुनर्विचार के उपरांत चाहे कुछ संशोधन करके अथवा बिना संशोधन की राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति यह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट है क्या राष्ट्रपति रबड़ की मुहर है। यह सही है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, किंतु इतने भर से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबड़ की मुहर है। वस्तुतः कई ऐसी स्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है। ऐसी कुछ स्थितियां निम्नलिखित है। यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही यह निश्चय करना होता है कि स्थिर व स्वच्छ सरकार देने की दृष्टि से किसका दावा सबसे मजबूत है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता देता है जो उसकी राय में लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो। यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो दे तथा अविश्वास मत या विश्वास मत का सामना करने की बजाय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह दे तो भी राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है। अनुच्छेद 74(1) में 44वें संविधान संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति को यह तो है ही कि वह मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। यदि लोकसभा का विघटन हो गया तो तथा नई लोकसभा का गठन न हुआ हो तो पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई मंत्रिपरिषद के गठन तक राष्ट्रपति को सलाह देती है। और इस समय राष्ट्रपति को विशेष ध्यान रखना होता है कि वह किसी ऐसी सिफारिश को स्वीकार न करे जो चुनाव में उस दल को लाभ पहुंचाती है या कोई बड़ा नीतिगत निर्णय करने के संबंध में होता है। अनुच्छेद 78 में भी कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई है जो राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 78 ख के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन तथा किसी विधान से संबंधित जानकारियां मांग सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 78 ग के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री को कोई विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दे जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है कि किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि
विधिवत निर्वाचित कोई सदस्य निर्धारित अनर्हताओं से ग्रस्त है या नहीं और इस विषय में उसका फैसला अंतिम होता है। स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति उतना कमज़ोर नहीं है जितना कुछ आलोचक बनाते हैं। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति बनने की अर्हताएँ क्या है? तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो एवं राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। और नोट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही होता है। मतलब उपराष्ट्रपति का भी और राष्ट्रपति का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इसका निर्वाचक मंडल भिन्न होता है। एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहाँ संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं एवं राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा संपन्न होता है, जैसा कि राष्ट्रपति में होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति की शपथ। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है एवं वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है? पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक, और पदावधि के समय वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष पहले ही अवकाश ग्रहण कर सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो। नोट, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता क्या है? पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति पर और त्यागपत्र देने पर, बर्खास्त किए जाने पर, मृत्यु पर और निर्वाचन की अवैधता पर। पद रिक्तता का कारण यदि उसके कार्यालय का समाप्त होना हो तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव कराकर नए उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कराना चाहिए। मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद रिक्तता के संदर्भ में भी शीघ्र चुनाव कराना चाहिए। नया उपराष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। नोट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके न होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं इसके कार्य। राष्ट्रपति के
राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। उपराष्ट्रपति की परिलब्धियाँ। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन व भत्ता पाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे बल्कि प्रभावी रहेंगे। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।